मूवी की शुरुआत में हमें प्लेनेट मार्स दिखाया जाता है, जहां नासा की एक टीम रिसर्च के लिए आई होती है। हैरिस 3 की कमांडर मेलिसा लुइस होती है। सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं, तभी बैक जॉनसन लुइस को नासा की तरफ से आने वाले सिग्नल्स का बताती है। इसके बाद सारे क्रू मेंबर्स हैब में चले जाते हैं, जहां जॉनसन बताती है कि मार्स पर बहुत तेज तूफान आने वाला है। लुइस मिशन को कैंसिल कर देती है और सभी ग्रुप मेंबर्स को मैप में जाने के लिए कहती है। तभी एक एंटीना टूटकर मार्क वार्डनी को लगता है, जिससे वार्डनी तूफान में खो जाता है। जिसके बाद लुइस वार्डनी को ढूंढने लग जाती है, लेकिन वार्डनी का बायो सिग्नल टूटने की वजह से उन्हें यह लगता है कि वार्डनी मारा जा चुका है और फिर लुइस अपने बाकी के सारे मेंबर्स के साथ मार्स से चली जाती है। जब तूफान रुकता है तो वार्डनी रेत के ढेर से बाहर निकलता है। वार्डनी के पेट में अब एक लोहे का टुकड़ा लगा होता है। वार्डनी हैब में जाता है और अपने पेट से लोहे का टुकड़ा निकालकर उसमें स्टिचेस लगाने लगता है। वार्डनी को लगता है कि वो मारा जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत उदास रहने लगता है। और फिर एक दिन वार्डनी फैसला करता है कि वो यहाँ नहीं मरेगा। फिर वो हैब में मौजूद खाने की एक लिस्ट बनाता है और उसे एक डाइट चार्ट में इंक्लूड करता है। इसी दौरान यहाँ उसे कुछ आलू मिलते हैं। वार्डनी, जो कि एक बोटनिस्ट भी होता है, वो वहाँ आलू की फसल लगाने लग जाता है। वार्डनी हैब के एक रूम में बहुत सी मार्स की मिट्टी जमा करता है और उसे उस रूम के चारों तरफ प्लास्टिक सीट लगा देता है। हैब को पावर देने के लिए वो सोलर पैनल्स को ठीक करता है। दूसरी तरफ अर्थ पर नासा के डायरेक्टर टेडी प्रेस को एरिस्ट्री के साथ होने वाले हादसे का बताते हैं। तभी टेडी के पास मार्स मिशन का डायरेक्टर विंसेंट आता है। वो टेडी से एक सैटेलाइट मांगता है ताकि मार्स पर होने वाले नुकसान का पता लगा सके, जिस पर टेडी विंसेंट को मना कर देता है। विल्सन मैंडी को कुछ कोड सेंड करता है। मैंडी, जो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंजीनियर होती है, वो जब मार्स की सरफेस पर देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। वो तभी विंसेंट को अपने पास बुलाती है। इसके बाद विंसेंट जब देखता है तो उसे अब पता लग जाता है कि बॉटनी जिंदा है। टेडी ये बात किसी को बताने से मना कर देता है। उधर वार्डनी को अपनी फसल के लिए पानी चाहिए होता है, तो जो कि वार्डनी के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन काफी मात्रा में होती है, तो वो हाइड्रोजन को जलाकर पानी बनाने लग जाता है। कुछ दिन के बाद फसल उग जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। इसके बाद वार्डनी नासा के अगले मिशन का हिसाब लगाना शुरू कर देता है। नासा का अगला मिशन एरिस 4, जिसमें 4 साल बाद स्केपलरी क्रिएटर पर आना है, जो बॉटनी से लगभग 3200 किलोमीटर दूर है। वार्डनी रोवर की बैटरी लाइफ बढ़ा देता है, जिससे रोवर ज्यादा देर तक चल सके। एप्सेस स्केपलरी क्रिएटर पहुंचने तक वार्डनी को 50 दिन लग रहे थे। वार्डनी रोवर को टेस्ट करने के लिए कुछ दूर जाता है। रोवर की बैटरी बचाने के लिए वार्डनी हीटर ऑन नहीं करता, मगर हीटर के बगैर वार्डनी मर सकता था। फिर वार्डनी रेडियो आइसोटोप थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर के बॉक्स को निकालता है और इसे एल्युमिनियम कॉइल से कवर करके रोवर में रख देता है, जिससे रोवर में हीट पैदा होने लग जाती है। अर्थ पर सबको वार्डनी के जिंदा होने का पता लग जाता है। विंसेंट प्रेस से बात करके मीटिंग रूम में आता है, जहां टेडी ब्रूस को प्रोब बनाने का कहता है ताकि वो मार्स पर वार्डनी के लिए खाना भेज सके। तभी मैंडी विंसेंट को बताती है कि वार्डनी एरिस 4 का रास्ता छोड़ करके कहीं और जा रहा है। विंसेंट ये जानने के बाद ब्रूस के पास चला जाता है, जहां ब्रूस उसे पाथफाइंडर का एक मॉडल दिखाता है। वहीं दूसरी ओर वार्डनी मार्स पर पाथफाइंडर को ढूंढ लेता है। पाथफाइंडर, जिसे 1997 में नासा ने मार्स पर भेजा था ताकि वो मार्स की पिक्चर्स ले सके। पाथफाइंडर से एक पिक्चर लेने में लगभग 32 मिनट लगते हैं। वार्डनी नासा के कहने पर पाथफाइंडर को रोवर के साथ कनेक्ट कर देता है, जिससे बात करने में आसानी होती है। वार्डनी जब विंसेंट से क्रू के बारे में पूछता है तो विंसेंट उसे बताता है कि हमने क्रू को तुम्हारे जिंदा होने की खबर नहीं दी। सुनकर वार्डनी को गुस्सा आ जाता है। वहीं एरिस 3 का फ्लाइट डायरेक्टर मिच हर्मिस पर मौजूद लुइस क्रू को वार्डनी के जिंदा होने की खबर सुना देता है, जिस पर सभी क्रू मेंबर्स अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। वहीं मार्स पर एक रात वार्डनी जब हैब में प्रवेश होता है तो प्रेशर की वजह से हैब का एक हिस्सा ब्लास्ट हो जाता है, जिस ब्लास्ट की वजह से उसकी लगाई हुई पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब अगले दिन वार्डनी हैब को ठीक करता है और अपने खाने की लिमिट कम कर देता है ताकि वो ज्यादा देर तक खाना चला सके। वहीं दूसरी ओर अर्थ पर नासा प्रोब को लॉन्च करता है, मगर प्रोब लॉन्च होने के कुछ देर बाद ही ब्लास्ट हो जाता है। तभी विंसेंट के पास रिच आता है, जो कि एक रॉकेट साइंटिस्ट होता है। विंसेंट एक सीक्रेट मीटिंग करता है, जिसमें वो बताता है कि हर्मिस हमसे 3 महीने की दूरी पर है। अगर हम हर्मिस को अर्थ के ऑर्बिट के बाहर से घुमा दें और प्रोब के जरिए हर्मिस तक खाना पहुंचा दें तो हर्मिस मार्स पर जल्दी पहुंच जाएगा, जिस पर टेडी मना कर देता है और इसको बाहर भेज देता है। वहीं विच हर्मिस पर यह इंफॉर्मेशन वोकल की फैमिली के नाम से मेल करता है।
लुईस क्रू को कहती है कि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती और अगर हमने ये काम किया तो हमें 533 दिन स्पेस में गुजारने होंगे, मगर सब क्रू मेंबर्स बॉटनी को लाने के लिए मान जाते हैं। वहीं बॉटनी विंसेंट के कहने पर रोवर में कुछ चेंजिंग करता है। वह हर्मिस अर्थ के ऑर्बिट के बाहर से होकर अर्थ से भेजे गए प्रोब को पकड़ लेता है और मार्स की तरफ चलने लगता है। 7 महीने बाद जब हर्मिस मार्स के करीब पहुंचता है तो बॉटनी अपने साथ कुछ सोलर पैनल्स लेकर स्केपुलरी क्रिएटर की तरफ जाने लगता है। बॉटनी रास्ते में कुछ देर रुककर रोवर को चार्ज करता है और फिर चलने लगता है। 50 दिन बाद जब बॉटनी स्केपुलरी क्रिएटर तक पहुंचता है तब तक हर्मिस भी मार्स के करीब पहुंच चुका होता है। वहीं अर्थ पर क्रूज विंसेंट को बताता है कि मैप को मार्स से भारी सामान लाने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए बॉटनी को हर्मिस तक पहुंचने के लिए मैप को हल्का करना होगा। उस मैप की छत भी हटानी होगी। मैप को हर्मिस से कंट्रोल किया जाएगा। बॉटनी अब मैप से सामान उतारना शुरू कर देता है और मैप की छत पर एक कपड़ा बांध देता है। हर्मिस अब मैप को लॉन्च कर देता है। लॉन्च के कुछ देर बाद ही मैप की छत से कपड़ा उड़ जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से बॉटनी की पसलियां टूट जाती हैं और बॉटनी बेहोश हो जाता है। हर्मिस की रफ्तार मैप से ज्यादा होती है और इस रफ्तार से वो मैप से आगे जा सकता था। विस वोगल को एक बॉम्ब बनाने का कहती है। वो एक केमिस्ट होता है इसलिए वो बॉम्ब बना देता है। वहीं लुईस बॉम्ब से एक एयर लूप उड़ा देती है जिससे हर्मिस की रफ्तार कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ वार्डनी को होश भी आ जाता है। लुईस वार्डनी को लेने जाती है तो लुईस की रस्सी कम पड़ जाती है और मैप लुईस से 30 मीटर दूर होता है। तभी बॉटनी अपने स्पेस सूट के हाथ में सुराख कर देता है और इससे बनने वाले प्रेशर से वो लुईस की तरफ जाना शुरू कर देता है। लुईस बॉटनी का हाथ पकड़ लेती है मगर हाथ छूट जाता है। तभी बॉटनी रस्सी को पकड़ लेता है। वहीं क्रिस लुईस और बॉटनी को वापस खींच लेता है और सभी क्रू मेंबर्स बॉटनी से गले मिलने लगते हैं। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जब बॉटनी अब बूढ़ा हो चुका है और अब वह अपनी नासा में न्यू एस्ट्रोनॉट्स का प्रोफेसर होता है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।